द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, एक इंडिया से और दूसरे पाकिस्तान से, और दोनों हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। सबसे पहले मेरे साथ हैं ज़िया बांडे साहब। ये कॉलम भी लिखते हैं और उसके अलावा अभी इन्होंने एक स्टार्टअप शुरू की है सेहत इन्फोटेक के नाम से। और उनके साथ मौजूद हैं अरुण केडिया जी। उनका ताल्लुक तो मुंबई से है, लेकिन इस वक्त वो स्पेन के शहर बार्सिलोना में मौजूद हैं। ज़िया साहब, आपसे शुरू करता हूं मैं। आपका मैंने लेक्चर सुना ब्लैक होल में कास्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर पे। तो उसमें आपने बात की इंडिया के हवाले से कि इंडिया में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है इस हवाले से। आज मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद लेने की कोशिश की, तो उसमें भी बड़ी अच्छी मालूमात मिली मुझे कि मसलन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो हेल्थ केयर इनिशिएटिव है, जिसको कुछ लोग मोदी हेल्थ केयर भी कहते हैं, तो उसमें हर इंडियन जो है उसको 5 लाख तक का इलाज जो है वो फ्री है। यानी पाकिस्तानी रुपए में वो आप 16-17 लाख रुपए बन जाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या सिचुएशन है और आपकी जो स्टार्टअप है वो इसमें किस हद तक मददगार होगी? शुक्रिया शकील साहब। सबसे पहले मतलब है कि मुझे मदऊ करने का और इस बहुत अहम मौजू के ऊपर इजहार ख्याल करने का। देखिए, जैसे आपने अभी खुद ही कहा, हम स्टार्टअप हैं और हम काम कर रहे हैं, और साथ में आपने सरकार का जिक्र किया। अगर आपको याद है कि कल जो हमारी बात हुई थी, जो हमारा लेक्चर भी हुआ था, तो उसमें हमने ये बात की थी कि देखिए, सरकार का काम अहम होता है हेल्थ सेक्टर के अंदर, बिल्कुल होता है, क्योंकि रेगुलेटेड है ये। लेकिन जो बुनियादी तौर पे एक्सपेंशन है बिजनेस के अंदर और चीज़ों को आगे तक ले जाना है, वो तो प्राइवेट सेक्टर ने करना है। और वो प्राइवेट सेक्टर की स्ट्रेंथ और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हर मुल्क के अंदर। और मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ कि हर मुल्क का जो हेल्थ केयर का सेक्टर है, वो अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही डेवलप होता है। तो अगर आप यूएस की बात करेंगे तो उनका कॉन्टेक्स्ट अलहदा होगा, आप यहाँ की बात करेंगे पाकिस्तान की अलहदा होगा, इवन हिंदुस्तान का भी, जिनके साथ वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। लेकिन दोनों मुल्कों के जो डेवलपमेंट हुई है हेल्थ सेक्टर की, वो एक डिफरेंट तरीके से हुई है, एक डिफरेंट पैराई में हुई है। और उसकी जो कल भी हमारी बात हो रही थी, उसकी एक जो बड़ी अहम वजह है, उसकी वजह है हिंदुस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान से ज़्यादा इंटीग्रेट होना सिस्टम के अंदर। देखिए, जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे पहलू होते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ आईटी नहीं होता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होता। उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाती है, उसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, बेशुमार टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो हम अपने आप को इस वक़्त महदूद कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम बात आपसे कर रहे हैं और जिसको चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं, वो है हेल्थ टेक का सेक्टर। और हेल्थ टेक के अंदर हमने आपको फोकस किया हुआ है कि जो आपकी नोवेल टेक्नोलॉजीज हैं, जिनमें हमने 3 बड़ी टेक्नोलॉजीज को मतलब है कि आइडेंटिफाई किया है, व्हिच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन। मतलब इन 3 टेक्नोलॉजीज को आप स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस के अंदर कैसे मतलब इंटीग्रेट करते हैं और उसको आप आगे लेके चलते हैं। अभी आपने हिंदुस्तान का ज़िक्र किया जी कि वो 5 लाख की इंश्योरेंस है। आपको शायद इल्म में होगा कि पिछली गवर्नमेंट में भी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी हेल्थ कार्ड वगैरह निकाला, उसमें इंश्योरेंस दी और चीज़ें की। देखिए, एक मैं आपको बड़ी साफ बात बताऊँ, हम दोनों मतलब हिंदुस्तान का मुझे इतना इल्म तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इंश्योरेंस का कवरेज है, वो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है। मतलब पॉपुलेशन का एक बड़ा अजीम हिस्सा जो है वो उससे बाहर है। इट मीन्स कि आइदर वो लोग डिपेंडेंट हैं जो सरकार के मतलब है अस्पताल हैं उन पे, या प्राइवेट मतलब है हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब जो वो प्राइवेट हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली उसमें अफोर्डेबिलिटी का एलिमेंट आ जाता है। और हमारे जैसे मुल्क में जो पाकिस्तान को अगर आप देखें तो हम एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री हैं, जिसकी तकरीबन 15 से $1600 पर कैपिटा पर एनम जो है वो इनकम है। तो आप इसमें अंदाज़ा कर सकें, और हमारा इस वक़्त जो एक्सपेंडिचर है तकरीबन, पर अगर आप लें हेल्थ केयर का जो गवर्नमेंट की तरफ से है, तो वो $38 पर पर्सन पर ईयर बनता है, व्हिच इज़ अगेन वेरी लो एज़ कंपेयर टू द रीजन, जो पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और हिंदुस्तान में है, जो हमसे ज़्यादा है। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको फिर ये सोचने पे मजबूर करते हैं, जिसकी वजह से हमने ये
कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे लेवरेज करें, हम टेक्नोलॉजी को कैसे लेकर आए जिससे हम कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर जो है वो रिड्यूस कर सकें। अरुण जी, आप पाकिस्तान के हेल्थ केयर से भी, जैसे मैंने पहले कहा, वाकिफ हैं। आप बहुत से शहरों का आप विजिट कर चुके हैं। ये बताइएगा कि इंडिया में कैसे बेहतरी लाई गई है, क्योंकि मुझे ये पता चला कि वहां पे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी जो है वो 500 रुपया तकरीबन फी चार्ज करता है। हमारे यहाँ जो इस तरह के कंसल्टेंट्स हैं वो 2,000, 3,000, कुछ 5,000 तक भी चार्ज करते हैं। और हॉस्पिटल्स के ऊपर भी कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है कि भाई आप किस सर्जरी का कितना चार्ज करेंगे। और जब आपके पास कवरेज भी ना हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर गरीब लोग तो क्या, मिडिल क्लास के लिए भी मुश्किल हो जाता है इलाज करवाना, क्योंकि बाज टेस्ट इतने महंगे हैं। तो आजकल जो हालात चल रहे हैं हमारे, बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं। तो इंडिया में कैसे इस पे काबू पाया गया? क्योंकि मुझे पता चला कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट इंडिया की, वो तो 5 लाख देती ही देती है। उसके अलावा स्टेट्स जो हैं, जैसे गुजरात में 3 लाख रुपया प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है। और ये इंश्योरेंस नहीं है, ये डायरेक्ट एक सब्सिडी है, एक गवर्नमेंट की असिस्टेंस है। तो और क्या इकदाम वहां पे लिए गए हैं इस सिलसिले में? तो इसमें मल्टीपल इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट्स ने लिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे आपने कहा कि 5 लाख तक का तो इलाज मुफ्त है, दैट इज अवेलेबल टू हर शहरी के लिए अवेलेबल है, इनकम लेवल पर डिपेंडेंट नहीं है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, तो आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं इस 5 लाख के आगे का, और वो भी फ्यू हंड्रेड रुपीज पर ईयर का उसका प्रीमियम है। इसके अलावा फिर स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आपने गुजरात का एग्जांपल दिया, और डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट स्कीम्स है, बट मतलब ये बेसिकली गवर्नमेंट लेवल पे, फेडरल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी ह्यूज इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। आप समझ लें 2017-18 के बाद। तो अब इसमें कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नई हॉस्पिटल्स बन रही है पब्लिक सेक्टर में। लेकिन ये जो 5 लाख का जो ग्रांट है या मतलब अलाउंस है, ये पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल डिपेंडेंट नहीं है। तो आप 5 स्टार होटल हॉस्पिटल में भी जाएं प्राइवेट में, तब भी ये 5 लाख की लिमिट अवेलेबल है। तो यू आर फ्री टू चूज आप किससे इलाज कराना चाहते हैं, तो कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज वाला टॉपिक नहीं आता। और कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसमें compete भी करती है। इसके अलावा तो ये यहाँ तक तो 5 लाख तक का तो आपका मेडिसिन भी फ्री है, बट इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट इज रनिंग जन औषधि प्रोग्राम, और वो एक मैसिव प्रोग्राम है जो नॉर्मली नज़र में नहीं आता है लोगों के। तो उसमें जो जेनेरिक मेडिसिन है, गवर्नमेंट बड़े प्रोड्यूसर से बनवाती है और कॉन्ट्रैक्ट पे या टेंडर पे खरीदती है, और वही जन औषधि शॉप्स में बिकती है। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर आप एक ब्रांडेड मेडिसिन अगर लेते हैं और वो 60 रुपए का स्ट्रिप है, तो जन औषधि में आपको 3.5-4 रुपए में वो स्ट्रिप मिल जाएगी। मतलब इतना ह्यूज इम्पैक्ट है उसका। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस ना भी है, कोई भी कवर ना भी है, तो भी बेसिक मेडिसिन ह्यूज प्राइस डिस्काउंट में अवेलेबल है। ऑफ कोर्स द प्राइवेट सेक्टर इज फ्री टू सेल, जो 60 में बेच सकता है वो 60 में भी बेच रहा है, और जो महंगा ले सकता है वो महंगा लेता है। बट वो मेडिसिन डिनाई नहीं होती है, क्योंकि बंदा गरीब है। तो there is no denial. So this Jan Aushadhi is, I think, covering, if I'm not mistaken, some 45,000 outlets are already all over India, जहाँ आप जो जरूरत की डेली मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो इस तरह के काफी इनिशिएटिव्स हैं, न्यू हॉस्पिटल्स भी बन रही है। और या जी, मैंने देखा है कि एम्स जो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो पहले सिर्फ दिल्ली में था, अब वो 19 शहरों में मौजूद है और उनकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है। और ये बहुत ही आला दर्जे का हॉस्पिटल है। मैं देखा करता था बीबीसी पे, इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री काफी महीनों तक चली थी। अच्छा, ये बताइएगा अरुण जी, एक तो ये है कि हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हैं, कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है, उसके पैसे तो गवर्नमेंट देती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका महीने का मेडिकल का बिल 10,000 रुपया, 12,000 रुपया आता है। तो क्या वो भी उसमें से दिया जाता है, या सिर्फ अगर आप एडमिशन होगा, सर्जरी होगी, तो तभी आपको गवर्नमेंट की असिस्टेंस मिलेगी?
नहीं, ये जो 5 लाख का है ये हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए ही है। हम्म मसलन अगर कोई डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है और जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है कि भी उसमें फिर डेली का जो खर्चा है बट वो हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहा है या हॉस्पिटल में नहीं जा रहा है, तो उसके लिए स्पेसिफिक ये जन औषधि प्रोग्राम है। इसमें एट कॉस्ट, और आप शायद जानते होंगे कि फार्मा इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 5-7% या मैक्सिमम 10% ही होती है एमआरपी की। तो गवर्नमेंट एट प्रोडक्शन कॉस्ट दवा अवेलेबल कर देती है थ्रू दिस जन औषधि प्रोग्राम, और उसकी रिटेल आउटलेट्स गांव-गांव में बनी हुई है। तो अब जैसे आप कह रहे हैं 10-12 हजार महीने का, लेकिन मेरे ख्याल से एवरेजली इंडिया में 500-700 रुपए से ज्यादा महीने का खर्चा नहीं होता है इफ यू हैव क्रॉनिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज और हाइपरटेंशन और ऑफ दोस। ओके So this program is specifically for those who are not hospitalized. The insurance is for those who are hospitalized, but it not only मतलब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट आपका ओपीडी फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल में हो रहा है या एक्सरे हॉस्पिटल में हो रही है या डायग्नोस्टिक्स टेस्ट हॉस्पिटल में हो रहा है, तब ये 5 लाख की लिमिट अवेलेबल है और ये रिन्यूएबल है, हर साल रिन्यू हो जाती है, तो मतलब ये एक्सपायर नहीं होती है। और ये भी मैंने सुना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दवाएं जो हैं, जो मेडिसिन हैं, वो फ्री मिल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारा ट्रीटमेंट, सारा कंसल्टेशन, दवाइयाँ, डायग्नोस्टिक सब कुछ फ्री है। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ही रश होता है, बहुत ही क्राउडेड होते हैं, तो आई होप द सिचुएशन इज अ लिटिल बेटर इन इंडिया। इट इज सर्टेनली बेटर इन इंडिया, लेकिन अब इसको बहुत इम्प्रूव भी कर रही है गवर्नमेंट, सो न्यू हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं रैपिडली, और ये जो रश होती है ये हर डिपार्टमेंट में नहीं होती है, सो ये हर हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट वाइज, हॉस्पिटल वाइज रश का लेवल अलग अलग होता है। मसलन आप मुंबई में हैं तो कैंसर डिपार्टमेंट में कुछ हॉस्पिटल्स में रश हो सकती है, बट ऑर्थोपेडिक्स में नहीं होगी या कार्डियोलॉजी में नहीं होगी। तो रश जो है वो लोकलाइज टॉपिक है, और इसको बैलेंस करना हेल्थ केयर में बहुत मुश्किल होता है कि बम्बई में कितने हार्ट अटैक होंगे अगले साल और उसके हिसाब से कितनी कैपेसिटी पब्लिक हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में बनाई जाए या कितने डॉक्टर्स बनाए जाए, तो ये मुश्किल प्रिडिक्शन है। तो ये इटरेटिव मोड में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आते जाता है जैसे जैसे डेटा कैप्चर होता है। और बंदे साहब ने जैसे कहा कि भी टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है, तो even to deliver healthcare you need a lot of technology, not only good intentions and not only capital. सही। अच्छा ज़िया साहब, इंग्लैंड में जब मैं स्टूडेंट था वहां मैंने देखा कि हर मोहल्ले में, हर सेक्टर में एक डॉक्टर होता है जो स्क्रीनिंग करता है पेशेंट्स की। तो हल्का फुल्का अगर कोई मसला है तो वो वहीं पे आपका इलाज कर देगा, अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में भेजना तो वो आपको भेजेगा, आप अपने तौर पे नहीं जाएंगे। तो इस तरह से बड़े हॉस्पिटल पे रश जो है वो कम हो जाता है। तो इसके अलावा हम क्या इंडिया से क्या सीख सकते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर में वो डेफिनेटली हमसे आगे हैं। आजकल तो वीजे का बड़ा सीरियस मसला है, वरना बहुत सारे पाकिस्तानी इलाज कराने जो है वो इंडिया जाया करते थे, बल्कि यूरोप और अमेरिका तक से लोग इंडिया जाते हैं इलाज कराने, इसलिए कि वो अच्छा भी है, क्वालिटी भी अच्छी है और कास्ट भी कम है। देखिए, बड़ी सीधी-सी बात है। जैसे अभी मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया था कि हर मुल्क के हेल्थ केयर सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। आप यूके की बात कर रही हैं, तो एनएचएस जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बना है। उसके कवरेज जो है वो बहुत वाइड है पूरे यूके के अंदर। वी डोंट हैव एनी सिस्टम लाइक एनएचएस, मतलब पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं। अभी जैसे अरुण साहब बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि हिंदुस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है और 2017-18 से काफ़ी हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई है। देखिए, तकरीबन दोनों मुल्कों का अगर सिस्टम देखा जाए तो उसी तरह का है। जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान की तरफ से हो रही है उसकी बड़ी वजह ये है कि हिंदुस्तान के पास फिस्कल स्पेस अवेलेबल है इस वक़्त। आपको पता है कि पिछले 8-10 सालों से मतलब ग्रोथ लेवल जो इकोनॉमी का है, फिर टैक्सेस और उनकी जो कलेक्शन है, तो गवर्नमेंट को काफ़ी स्पेस देती है कि वो सोशल सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सके। अनफॉर्चुनेटली वो वाली जो स्पेस है वो पाकिस्तान के पास अभी फिलहाल कुछ सालों से अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको पता है कि जब पिछली गवर्नमेंट भी थी तो उन्होंने अपना सेहत कार्ड वगैरह निकाला था, जस्ट लाइक जैसे अभी अरुण साहब बात कर रहे हैं इंश्योरेंस वगैरह का।
लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे मसाइल आए थे। मतलब इवन अगर आप प्राइवेट डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हैं, तो बहुत सारी मतलब आई डोंट नो हाउ इन इंडिया दे आर मैनेजिंग इट, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी सारे केसेस आए थे, जहाँ हॉस्पिटल्स ने मतलब है कि इन्फ्लेट करके बिल्स वगैरह गवर्नमेंट से मतलब है कि पैसे-वैसे निकलवाए थे, किए थे। बिकॉज़ दिस इज़ वन ऑफ द सीरियस इश्यू जो फ्रॉड के इश्यूज़ होते हैं। और हम समझना भी चाहेंगे कि हिंदुस्तान इस चीज़ को कैसे मैनेज कर रहा है, क्योंकि जहाँ मतलब इस तरह की हॉस्पिटलाइजेशन होती है और गवर्नमेंट ने एक बॉल पार्क फिगर मार्क कर दिया है कि आप 5 लाख तक करवा सकते हैं, तो वो 5 लाख वाकई खर्च होते हैं या उनके बिल्स बनते हैं, वट एवर द केस में बी, वो एक अलग बात है। तो अब अगर आप जब पाकिस्तान के अंदर आते हैं और आपने जिक्र किया है एनएचएस का या रूस का, तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आप खुद भी मतलब है कि गवाह होंगे और हमारा भी इत्तेफाक रहता है, हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है पाकिस्तान के अंदर, पब्लिक हॉस्पिटल्स की हम बात कह रहे हैं। एंड इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पब्लिक हॉस्पिटल्स कि वो डिलीवर कर सकें। पॉपुलेशन का दबाव पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। हमारा जो सेंसस था 2017 का, उसमें हमारी आबादी थी कोई 20 करोड़ 70 लाख, जो कि आपको अगर पता है कि अगले 6 सालों के अंदर मतलब 3 से 6 साल के अंदर उस आबादी के अंदर तकरीबन 3 साढ़े 3 करोड़ लोगों का इज़ाफ़ा हो गया है। तो अब आप सोचिए कि मतलब है कि हाउ बिग इज़ द इश्यू इज़ कि एक आप लो इनकम कंट्री हैं, दूसरे से आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है, तो आपका इवन विद योर बेस्ट इंटेंशंस आल्सो आपके लिए उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है चीज़ों के अंदर। फिर पाकिस्तान में एक चीज़ अगर आपको पता है 18वीं तरमीम जो हुई थी 2010 के अंदर, उसके अंदर सेहत को इन्होंने सूबाई मतलब है कि वो बना दिया था, कि सूबों की ज़िम्मेदारी है। तो उसमें काम तो हुआ है, जैसे हम सिंध के अंदर देखते हैं पीपल्स पार्टी वालों का जो अपना प्रोग्राम है, पीपल्स का, तो उसके अंदर उन्होंने इनको काम, लेकिन देखिए व्हाटएवर यू आर इन्वेस्टिंग इनटू इट, इट हैज़ टू ट्रांसलेट इनटू इंडिकेटर्स, बेंचमार्किंग तो होगी ना कुछ। ये बेंचमार्किंग जो भी है, आपके जो हेल्थ केयर के इंडिकेटर्स हैं वो इम्प्रूव होने चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली जो इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट, मतलब मैं मुख्तलिफ उनमें चला जाता हूँ, वो उस हिसाब से इम्प्रूव नहीं हुआ है मतलब है कि चीज़ों के अंदर। और इवन एक जो बड़ा इंडिकेटर हम लेते हैं वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का लेते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो पाकिस्तान में 2001 में थी, वो थी उस वक़्त थी 62 साल, 62 इयर्स। जो 2021 के अंदर मतलब उसके अंदर आके 66 इयर्स हो गई है। तो अभी भी हम जो इंटरनेशनल एवरेज है, अभी मुझे हिंदुस्तान का तो इल्म नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की मतलब थोड़ी सी ज़्यादा है जो एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कि आप का एवरेज हेल्थ लोगों की वो कितनी बेहतर हो रही है। अब अगर आप डेवलप कंट्रीज़ में देखें तो 80 साल से ऊपर है और दुनिया की एवरेज 71 ईयर्स है, मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस वक्त चल रही है। तो हमारे लिए जो इशू है वो सिर्फ फिगर्स नहीं है, फिगर्स वो जो मैं बात कर रहा हूँ मॉनेटरी फिगर्स की, हमारे लिए इश्यूज हैं कि जो आपके बेंचमार्क हैं हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के, वो नंबर्स आपको क्या बता रहे हैं, जेंडर के अंदर भी, बच्चों के अंदर भी, बूढ़ों के अंदर भी, लाइफ एक्सपेक्टेंसीज के अंदर भी। तो एज ऑफ नाउ अभी आई कैन नॉट कोट यू इन ऑफ हैंड फिगर्स, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं तो उसके अंदर जो हेल्थ कम्युनिटी का एक इंडेक्स आता है जो बीएचआई वगैरह ने शाया किया, एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो है उसके अंदर देखिए, कोई भी मुल्क जो होता है, अभी जैसे अभी आपसे अरुण साहब भी जिक्र करेंगे, हिंदुस्तान के अंदर भी मेट्रो सिटीज हैं, 6-7 मेट्रो सिटीज हैं और बाकी उनके टीयर 2 सिटीज हैं। तो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो टीयर 2 सिटीज में या रूरल एरियाज में रह रहा है। मेन चैलेंज आपको उस एरिया में है कि वहां तक हेल्थ केयर की फैसिलिटी कैसे बनाएं। पाकिस्तान के अगर 3 बड़े शहर लिए जाएं जो मेन शहर हैं, जैसे कराची, लाहौर या इस्लामाबाद वगैरह का अगर रीजन लिया जाए, तो ये टोटल पॉपुलेशन का तकरीबन 3.25 करोड़ के करीब मतलब एक पॉपुलेशन बनती है, 3.25 करोड़ के करीब। तो इट मीन्स कि 21 करोड़ लोग जो हैं वो बाहर हैं, मतलब वो उसके अंदर नहीं है, वो बाहर हैं। ये जो है ये 12% पॉपुलेशन का मतलब एक हिस्सा कर रही होगी, जो संभाल रही होगी। तो बाकी 88% जो लोग हैं, 88% लोग जो हैं वो तो बाहर रह रहे हैं। तो हमारे लिए तो चैलेंज उन लोगों तक
हेल्थ केयर के बेनिफिट्स पहुंचाना है, उन तक एक्सपेंड करना है चीज़ को। और ये मेरा ख्याल है कि सरकार के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अच्छा ज़िया साहब, इमरान खान की जो स्कीम थी, और क्या ये उससे पहले नवाज शरीफ ने भी कोई हेल्थ स्कीम शुरू की थी इसी तरह की, तो वो कितनी इफेक्टिव थी? एक तो जैसे आपने कहा कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स उसको इन्फ्लेट कर देते थे बिल को, और दूसरा फिर वही बात है कि अगर किसी का मंथली बिल जो है वो 7,000, 10,000, 11,000 है, वो तो आपको नहीं मिलेगा ना उसमें से। वो अगर कहीं एडमिट हुए हैं आप, फिर आपको वो पैसे मिल सकते हैं उसमें से। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं इस वक़्त कोई चीज़ ऐसी क्लेम नहीं करता जो मैंने पढ़ी भी ना हो, फिगर्स वगैरह, हम्म, कि मेरे पास फिगर्स हों तो मैं आपको क्लेम करूँ कि हाँ जी, इतना हुआ है, इतनी हुई है। लेकिन हम इसको इस तरह देख लेते हैं कि सरकार का रोल बहुत अहम होता है हमारे जैसे मुल्कों के अंदर। हम्म, जैसे हमने अभी आपसे खुद ज़िक्र किया है कि हेल्थ केयर कोई सस्ता चीज़ तो नहीं है ना। आपने कोई ऑपरेशन भी करवाना है, मतलब हार्ट का ऑपरेशन हो या कोई और हम्म, सर्जरी हो आपकी किसी चीज़ की भी, तो इट्स एन एक्सपेंसिव अंडरटेकिंग। तो वो जो आपका हेल्थ केयर का इंश्योरेंस, जो हेल्थ कार्ड वगैरह था, उसके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कवर हुई हुई थी। मतलब उससे इनकार नहीं है, कवर हुई हुई थी। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो सस्टेनेबल कितनी थी। अगर हिंदुस्तान दे रहा है एंड इट इज़ गिविंग देम द मनी आल्सो, तो हिंदुस्तान की इस वक़्त फिस्कल स्पेस जो है, वो उसकी इजाज़त दे रही है कि वो ये खर्चे कर सके। हम्म, अब अगर हमारे मुल्क की फिस्कल स्पेस नियत भी हो अगर पॉलिटिशियंस की, मैं ये बात नहीं कह रहा कि हम्म, ज़रूरी खास है उसकी नियत भी हो करने की, लेकिन अगर हम्म, आपकी कैपेसिटी ही नहीं है काम हम्म, करने की, तो हाउ कैन यू गिव देम इट? मतलब ये बात कहने में तो अच्छी लगती है कि जी सरकार जो है वो इंश्योरेंस कवरेज भी दे, सरकार हॉस्पिटल्स भी बनाए, डॉक्टर्स को भी इंडक्ट करे, फार्मास्यूटिकल के साथ भी काम करे, जेनरिक दवाइयों को भी मतलब है। लेकिन दीज़ ऑल थिंग्स बेयर सम कॉस्ट। ऑब्वियसली आप ये भी कह सकते हैं जी कि कम कॉस्ट के अंदर भी काम किया जा सकता है। जैसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी कि जी 7 टू 8% है ना एमआरपी का मार्जिन, जो मतलब कॉस्ट है उसकी, उस कॉस्ट पे सरकार लेके वो चीज़ बेच देती है। मतलब एक सिंपल सी बात है कि सरकार अपना टैक्स नहीं ले रही, सरकार उसपे कोई मार्जिन नहीं ले रही, वो चीज़ें नहीं ले रही और लोगों को बेच रही। लेकिन स्टिल दैट इवन 7 टू 8% व्हाटएवर द मतलब है कि कॉस्ट इज़, उसके लिए भी सरकार को कुछ एलोकेशंस करनी पड़ेंगी। और कुछ ना कुछ मतलब है कि उसके लिए उसको ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, उसको वो करना पड़ेगा। मसाइल हैं जी काफ़ी सारे उसके अंदर। तो इसमें हम अपने मुल्क में ये समझ रहे हैं, मतलब जिसके लिए हम काम भी कर रहे हैं और जिस पे कर रहे हैं, कि आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। बेसिकली हेल्थ टेक के अंदर मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है, जिससे हम लोगों को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, और अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज़ करना भी है, ठीक है? तो बजाय कि वो खुद करने के, इन लोगों को मतलब है कि सब्सिडाइज़ करे और उसके अंदर लोगों तक वो चीज़ पहुँचाने की कोशिश करे। सो दैट उसके ऊपर बार भी ना आए। उसके ऊपर ये भी मसला ना हो कि वो वेस्टेज हो रहा है पैसों का, कि हमारे पास तो वैसे भी पैसों की किल्लत है, ठीक है? तो ये भी ना आए कि जी कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं तो वो कर नहीं पा रही। तो अब देखिए ना, एक छोटी-सी बात है, मैं आपको, आप खुद जानते हैं इस चीज़ को, कि गवर्नमेंट ने जब लोगों को रिलीफ देना होता है तो पेट्रोल के अंदर से कुछ टैक्सेस को वो मुंजमद कर देती है कि ठीक है जी कि या बिजली के बिलों में से कुछ पैसों को या कुछ टैक्सों को मुंजमद कर देती है, फ्रीज़ कर देती है कि यार ये वाले हम पैसे, ताकि लोगों को रिलीफ मिले। तो लाइकवाइज़ हेल्थ केयर के अंदर भी इस तरह के कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि चलें आपके पास पैसे नहीं हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे हैं, तो एक आदमी की अगर कॉस्ट पड़ रही है, जैसे अभी आप ज़िक्र कर रहे हैं ₹5,000 कॉस्ट पड़ रही है, और उसके अंदर एक 1,000 का या 1,500 का आप टैक्स रिलीफ दे देते हैं कि उस तक वो चीज़ पहुँच जाए। तो दैट कैन बी, मतलब इफ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मतलब वो आपको एक सोचने की ज़रूरत होती है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है करने के लिए। तो हिंदुस्तान का एक बहुत डिफरेंट इकोसिस्टम है जी। मतलब है कि वहाँ के प्लेयर्स बहुत डिफरेंट हैं और उनका इंसेंटिव स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। दोनों एक ही ज्योग्राफिया के हैं, उसके बावजूद वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। ये चीज़ बहुत अहम होती है समझने के लिए। हम जिसे कहना चाहिए है कि हमें उसको जितना भी पसंद करें, जितनी भी चीज़ें करें, उसके लिए जो इंग्रीडिएंट्स चाहिए हमें पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्च्युनेटली वो इंग्रीडिएंट्स उस तादाद में मौजूद नहीं है। और हमें फिर अपने तरीके से सोचना है कि भाई ठीक है, दे हैव गॉट वंडरफुल, उन्होंने बहुत डिलीवर किया, बहुत अच्छी बात है। मतलब हम
उसको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन we cannot replicate it the same way because we don't have that capacity and even that will also to work it out. इसमें जैसा एक मसला ये भी है ना कि हमारा मीडिया जो है वो हमें इन्फॉर्म नहीं करता कि इंडिया में जो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। सिर्फ आपको मोदी जी के खिलाफ बातें सुनने को मिलेंगी या कश्मीर का जिक्र मिलेगा, तो हमें वो नहीं बताते कि इंडिया में सोशल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुई हैं, एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स हुई हैं। अब जैसे घर वहां पे बनाए गए हैं, करोड़ों अपार्टमेंट्स और घर बनाए गए हैं और बहुत ही सब्सिडाइज्ड कीमत पे लोगों को दिए गए। इसी तरह से खाने पीने की चीजें तकरीबन 80 करोड़ लोगों को हेवीली सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे मिल रही हैं और कोविड के जमाने से ये शुरू हुआ था। तो क्या हमें अपनी तरजीहात बदलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट साउथ एशिया में तो सबसे ज्यादा है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द होल वर्ल्ड। और इंडिया में मिड डे मील स्कीम है एक, जिसमें तकरीबन 12 करोड़ बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड दी जाती है। तो बहुत से गरीब लोग जो अपने बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड नहीं दे सकते, उनके लिए ये भी एक इंड्यूसमेंट है कि चले स्कूल में ही उसको अच्छी गिजा मिल जाएगी। तो हम क्यों नहीं फॉलो कर सकते इंडिया को? हम जब कहते हैं कि भाई उनके पास अगर 5,000 टैंक हैं तो हमारे पास 2500 तो होने ही चाहिए। अगर उनके पास 1,000 जहाज हैं, एयरप्लेन्स हैं, तो हमारे पास 500 तो होने ही चाहिए। तो इस फील्ड में हम क्यों नहीं कम्पीट करते इंडिया से? ये आपने एक सियासी सवाल किया है, लेकिन बहरहाल इसका जवाब देना भी ज़रूरी है कि मतलब हमें इसको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। आप ठीक कह रही हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, किस वजह से क्यों है वो एक अलग बात है। एज अ प्रोफेशनल आई लुक इंडिया एज अ मॉडल टू एम्यूलेट इन मतलब है कि डेवलपमेंट, और उसकी वजह ये नहीं है कि वो हिंदुस्तान है, उसकी वजह ये है कि उन लोगों ने कम रिसोर्सेज के अंदर चीज़ें हासिल करके दिखाई हैं। और इसके अंदर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं अक्सर लोगों को कोट करता हूँ, आपने तो जैसे सोशल सेक्टर की बात की है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द, क्योंकि हम ज़रा टेक की साइड पे हैं तो हम टेक की साइड पे बात करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर एक सिस्टम है आधार का, और वही सिस्टम पाकिस्तान में नादरा के नाम से है। अच्छा, ये सिस्टम्स स्टार्ट हुए थे, नादरा जो है वो हिंदुस्तान से पहले, दोनों आइडेंटिटी के सिस्टम है, वो हिंदुस्तान से पहले शुरू हुआ था 2007 में मुशर्रफ साहब के ज़माने में, और ये आधार जो है शायद 2009 में मेरा ख्याल स्टार्ट हुआ था। आप ये देखें कि इन दोनों का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। आधार इज़ अ फंक्शनल बेस्ड सिस्टम, जबकि जो हमारा सिस्टम है वो है बुनियादी तौर पे फाउंडेशनल बेस्ड। तो इसका मतलब है कि आधार को आप यूज़ कर सकते हैं एपीआईज वगैरह लगा के, अगर आपने कोई चीज़ स्ट्रक्चर करनी है, उसके डेटा को यूज़ करना है। पाकिस्तान में आपको वो गुंजाइश नहीं है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी अगर आपने इस तरह का करना है। और इसकी बड़ी मिसाल आपको मैं देता हूँ, जब हमारा हिंदुस्तान ने स्टार्ट किया यूपीआई 2016 के अंदर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वगैरह। अच्छा, यूपीआई जब इन्होंने शुरू किया तो हिंदुस्तान के अंदर जो फिनटेक का सीन है उस एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया है। ये पेटीएम, भारत पे, मतलब मुख्तलिफ जो कंपनियां उधर उभरी हैं, ये 2016 के बाद उभरी हैं। अब यहाँ देखिए रियासत का एक रोल आया है 2022 के अंदर, मतलब है कि जो हमारे पास लास्ट फिगर्स हैं हिंदुस्तान के अंदर 77 अरब, मतलब है कि 77 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई हैं यूपीआई के अंदर, यूपीआई की ट्रांजैक्शंस, जिनका वॉल्यूम जो बनता है वो बनता है 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स में, डॉलर के टर्म में मैं बात कर रहा हूँ। और इसने तकरीबन जो 21 फिनटेक्स हैं जो मतलब है काम कर रही हैं, वो यूनिकॉर्न के लेवल पे पहुंच गए हैं। अब आप सोचिए रियासत ने क्या किया, रियासत ने बुनियादी तौर पे, स्टेट ने उन लोगों को एक्सेस दे दिया आधार तक एपीआई के थ्रू, और उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर कैशलेस इकोनॉमी फैला दी। और उस कैशलेस इकोनॉमी की वजह से आप ये देखें कि कितना रोल हो रहा है कि एक गोलगप्पे वाला भी जो है वो जो है क्यूआर कोड के ऊपर, मतलब है कि यूपीआई के जरिए बेच रहा है चीजें। फिर अगर हम इधर देखते हैं, अपना अल्लाह भला करे कि पेटीएम ने तकरीबन 3 करोड़ करियाने स्टोर्स को यूपीआई के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अब इसके मुकाबले में जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया काम, तो पाकिस्तान ने शुरू करा है 2022 में रास्त के नाम से, और रास्त के भी 1.5 साल के जो मेरे पास फिगर हैं
वो फिगर है कोई इनके पास 23 करोड़ की मतलब ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिनकी वैल्यू $8.7 बिलियन है। अब आप जरा फिगर्स को आपस में तोलें, मतलब नापें कि एक तरफ है आपका 0.23 बिलियन ट्रांजैक्शंस जो कि हिंदुस्तान की 77 बिलियन ट्रांजैक्शंस, और हिंदुस्तान का टोटल वॉल्यूम है $1700 बिलियन और हमारा है $8.7 बिलियन। अब आप सोचेंगे एक फर्क कितना आएगा, तो हमें उस लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा आप आ जाते हैं कि हिंदुस्तान ने, अरुण साहब इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकेंगे, जनवरी 2022 में जो इनका प्रोग्राम है हेल्थ का, डिजिटल मिशन जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उनके है, तो उसके अंदर यूएचआई यूनिफाइड मतलब है हेल्थ इंटरफेस जो है उसके हिसाब से स्टार्ट किया, एंड दे वांट टू हैव अ सिमिलर मॉडल, मतलब उसी तरह का कि जिसके अंदर इसको पब्लिक गुड के तौर पे आप इस्तेमाल करें, गवर्नमेंट चाह रही है, जैसे आपने यूपीआई को पब्लिक गुड के तौर पे इस्तेमाल किया, और उसका असर क्या हुआ कि उसका असर ये हुआ कि आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन फैला दी। अब अगर आप यूएचआई को, मतलब वो तो अभी चल रहा है जिसके अंदर हेल्थ लॉकर्स वगैरह और रजिस्ट्रीज हो रही हैं, मतलब है प्रोफेशनल्स की, फैसिलिटीज की और इसकी। अब आप सोचें कि एक आदमी अगर इलाहाबाद में बैठा है और वो चेन्नई जाता है, एंड ही गॉट दैट, उसका आईडी है, लॉग है, तो अगर खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाता है चेन्नई के अंदर, तो ही कैन गो टू एनी हॉस्पिटल जो कि रजिस्टर्ड है उनके साथ, और उसका सारा जितना डेटा है और वो चीज़ें हैं, वो जो उसका पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड है, पीएचआर है, वो सारा का सारा अवेलेबल होगा उधर। अब आप ये सोचें कि मतलब दुनिया इस तरफ बढ़ रही है कि हमने लोगों की लाइफ जो है, अगर 80 साल है तो हमने 100 साल तक लेके जानी है। अगर 100 साल तक लेके जानी है, एक इंसान को जिंदा रखना है, तो उसको वेंटिलेटर और दवाइयों पे तो नहीं रखना ना, उसको एक अच्छी हेल्थ देनी है, और हेल्थ के अंदर ये है कि जो आपके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर है, वो कितनी स्ट्रांग है आपकी। देखिए, द हेल्दी माइंड, द हेल्दी बॉडी इज गोइंग टू डेवलप अ हेल्दी कंट्री एंड अ प्रॉस्परस कंट्री। तो ये चीजें जो हैं हमें सीखने की जरूरत है, मतलब है कि लोगों से, कि जिस तरह के काम हो रहे हैं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि somebody is doing it consciously और unconsciously, बट whatever उनका जो भी उनका एम है, जो भी उनका काम है, उसका आउटकम तो हमें नजर आ रहा है ना। अगर आप देखें तो हिंदुस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है, वो दुनिया की मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है, और ये इन्वेस्टमेंट्स हुई थी आईआईटीज में, और ये इन्वेस्टमेंट्स हुई थी, मतलब जो काम स्टार्ट हुआ था बैंगलोर वगैरह के अंदर, वो तो 70s में स्टार्ट हुआ था। तो उसके अंदर जो आपने मैन पावर और जो लोग क्रिएट किए हैं उस पीरियड के अंदर, उसके फल आप आज खा रहे हैं बैठ के, कि वो हर सेक्टर के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं। हम तो मतलब ये सोच रहे हैं ना, जैसे भी आपने बहुत अच्छी बात की कि भाई टैंक, या टैंक बनाना भी कोई बुरी बात नहीं है कि आप बनाना चाहते हैं, तो कौन आपको मना कर रहा है, लेकिन टैंक बनाने का स्पिल ओवर इफेक्ट भी होना चाहिए। टैंक सिर्फ गोले तो नहीं होते ना, टैंक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, टैंक के अंदर मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं। अगर वो आप चीजें या वो टेक्नोलॉजी जो है आप दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी लेकर जा सकते हैं, और वो आप काम कर सकते हैं, तो उसमें क्या मतलब, हम इसराइल को अगर देखते हैं, तो इसराइल की अगर आप देखें तो उनकी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो डिफेंस बेस्ड है, लेकिन उस डिफेंस बेस का स्पिल ओवर इफेक्ट बाकी सेक्टर्स के अंदर भी तो आ रहा है ना जी। तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड आल्सो। बहरहाल हम तो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, तो हेल्थ केयर के अंदर भी जो टेक्नोलॉजी का स्पिल ओवर है जो दूसरे सेक्टर्स में हो रहा है, वही स्पिल ओवर हम इधर लेकर आ रहे हैं ना, जब हम हेल्थ टेक की बात करते हैं। अब अगर आप ब्लॉकचेन की बात करते हैं, मैं ब्लॉकचेन को अगर लेकर आता हूँ और आईओटी बेस्ड डिवाइसेस के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करता हूँ, तो ब्लॉकचेन तो बेसिकली वो क्रिप्टो वगैरह के अंदर बना था कि हमने ट्रांसपेरेंसी रखनी है, हमने जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो रखनी है। अब मैं अगर उसको पीएचआर के अंदर मतलब इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ, तो आप देखिए कि मैं कितनी डेटा प्राइवेसी को सपोर्ट दे रहा हूँ। आई मीन टू से कि ये कोई ऐसी चीजें नहीं है कि जो किसी ने अपनी बनियान में छुपा के रखी हुई है। दीज थिंग्स आर अवेलेबल, इसके ऊपर लिटरेचर मौजूद है, इसके ऊपर आपको पॉडकास्ट मिल जाएंगी, चीजें मिल जाएंगी। द ओनली थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज टू रीड इट। हम हिंदुस्तान, देखें, हम अक्सर लोगों को कहते हैं ना इधर कि चलें आप मुसलमान हैं तो आपके नबी ने कहा जी कि इल्म हासिल करना है तो चीन जाके भी करो। अब चीन कोई मुसलमान मुल्क तो नहीं था ना, आपको भी पता, उस जमाने में भी, मतलब अरबों के जमाने में भी चीन उनके हिसाब से तो एक काफिर मुल्क था, लेकिन उन्होंने कहा इल्म हासिल करना है तो चीन जाओ। वो भाई ये तो पड़ोसी बैठा हुआ है, इधर साइड में बैठा हुआ है, इनकी तो हमें जबान भी समझ में आती है, इनका तो एक कॉन्टेक्स्ट भी हमें समझ में आता है।
तो हम क्यों ना सीखें? मतलब अगर हम उनसे कुछ चीज़ सीख रहे हैं, तो हम कोई मज़हब की खिलाफ वर्ज़ी तो नहीं कर रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि सही। हम तो मतलब कि हम उसी ट्रेडिशन को फ़ॉलो कर रहे हैं कि इल्म तो कहीं से भी आए, उसको हमें सीखना चाहिए। आपका पड़ोसी है, बिल्कुल। वो अच्छे काम कर रहा है, अच्छी चीज़ें कर रहा है, तो हम उसको सीखें। जहाँ तक मतलब पॉलिटिकल उनका ताल्लुक है इख्तिलाफ़ात का, मुझे बताएँ किन मुल्कों में नहीं होते? कम है, कहीं ज़्यादा है। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम मुकम्मल तौर पे आँखें बंद कर लें और हम सिर्फ़ एक एंगल पे चलना शुरू करें, कि जहाँ हमें एक चीपर मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है भाई। मतलब मैं तो हिंदुस्तान के अंदर मैं अक्सर वर्कआउट कर रहा होता हूँ चीज़ें ना जो हमारे मुल्कों के अंदर एक बड़ा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, अरुण साहब भी कहेंगे जिसे जुगाड़ का वर्ड कहते हैं। जुगाड़ जो है वो हमारा एक कल्चर का हिस्सा है। तो अगर वो लोग उससे मतलब ये चीज़ हासिल कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू फॉलो इट? मेरे भाई हम अमेरिका नहीं है, सही है? हमारी कोई $60,000 की हिंदुस्तान की 2200 मतलब है कि डॉलर पर कैपिटा इनकम है, हमारी $1600 है, मतलब फ़र्क है हम दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन हम दोनों मुल्क भी जो हैं, वो यूएस नहीं है, वो यूरोप नहीं है, हमारी कोई 60,000 अब ये बैचे हुए हैं स्पेन के अंदर, तो स्पेन इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर मतलब एक हिसाब से मतलब एक काम करने के लिए। तो सही। हमें तो शकील साहब सोचना सिर्फ ये है कि हम एज़ अ पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ डेफिनिटली बिकॉज़ आई एम लिविंग हियर हमें तो सोचना ये है कि हमें कहीं से भी कोई चीज़ मिले, हमें वो उन्हें सीखना है और हमें उन्हें लर्न करना है उसे। और मुझे जो सबसे अच्छा मतलब है आसान चीज़ लगती है, वो लगती है कि हम अपने पड़ोसी से सीखें, क्योंकि उसकी हवा बिल्कुल भी सही। एक है, पानी भी एक जैसा, चीज़ें भी एक जैसी और वो चीज़ें मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। मैं चीज़ें मतलब है चीन की, अमेरिका की उठा के पाकिस्तान में अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि वी हैव गॉट अ वेरी बिल्कुल। डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल सही। दैट्स ऑल ऑन माय जी। अच्छा अरुण जी, पाकिस्तान में जो अभी चैलेंजेस है ना, उसमें एक चैलेंज ये है कि हमारे 40% ऑफ आवर चिल्ड्रन आर फेसिंग स्टंटेड ग्रोथ, यानी उनका कद जितना बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाता क्योंकि उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलती। और उसके अलावा जो मेल नरिश्ड हैं वो तो इससे भी ज्यादा हैं। और हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा, मिफ्ता इस्माइल ने, कि अगर आप मेल नरिश्ड होंगे तो आप मैथ और साइंस सब्जेक्ट्स में खास तौर पे वीक रह जाते हैं। उसके अलावा एक हमारे यहाँ मसला है फर्स्ट कजन मैरिजेस का, जो काफी कॉमन है। उसकी वजह से भी हमारे यहाँ बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। तो इंडिया का जहां तक मुझे पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज एंड मोस्ट सिख्स दे डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ मैरिज। साउथ इंडिया में शायद कहीं कहीं ये अब भी पाई जाती है। तो ये भी आपको एक फायदा है कि कम से कम फर्स्ट कजन मैरिज से जो प्रॉब्लम आते हैं वो नहीं आपको फेस करने पड़ते। तो हमारे यहाँ तो सर जो सफेद पोश लोग हैं, मिडिल क्लास, उनको भी दवाएं खरीदने में बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं। आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं, आधा घंटा वहां खड़े हों, तो एक साहब आएंगे, वो बताएंगे जी ये दवाइयां ये मुझे दे दें। पूछेंगे कितना बना जी, उसने कहा जी 6,000 बन गया। कहता अच्छा यार 3,000 की दे दो या 2,500 की दे दो। तो इस हद तक, तो किस तरह से जो आपका चूंकि ताल्लुक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है, तो हम किस तरह से अपनी प्राइसेस जो हैं, मेडिसिन की प्राइसेस कैसे कम कर सकते हैं?